Good afternoon, students. So, today, in the third day of the tax regulation, I'm going to explain the concept of indirect tax. See, in the previous session, I explained the direct tax. Okay, डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या देखा कि ये डायरेक्टली उसी पर्सन पे चार्ज हो जाता है जिसकी इनकम है. ओके, नाउ the second type of taxes in India, indirect taxes. So indirect tax डायरेक्टली उस इंडिविजुअल या एंटिटी पर नहीं लगता है जिसकी वो इनकम है, बल्कि उस पर पास्ड किया जाता है, यानी कि इम्पोज्ड किया जाता है. जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बेसिकली सप्लायर्स, इम्पोज्ड ऑन सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, इन पे लगाया जाता है और ये बाद में उसको किस पर चार्ज करते हैं, फाइनली कस्टमर से लेते हैं. इट मीन्स जो गवर्नमेंट है, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो कुछ टैक्सेस मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स पे लगाती हैं और बाद में ये जो मैन्युफैक्चर सप्लायर्स हैं वो इसको किससे लेते हैं, एंड कंज्यूमर्स यानी कि हमसे लेते हैं. ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द indirect taxes. But now in the present scenario, most of the indirect taxes are summed, and in India, with the sum up of so many indirect taxes, now we have a new name that is called GST. Okay, GST is the latest indirect tax system operating under the Constitution of India. अब इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अभी वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किन किन इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब करके जीएसटी में डाला गया है. एक इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया गया है दैट इज कॉल्ड जीएसटी. ये जो इंडिया में न्यू सिस्टम अप्लाई किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि बार बार टैक्सेस ना लगे, एक ही टैक्स को कई लोगों से चार्ज ना कर लिया जाए, और थोड़ा सा कन्वीनियंस के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये किया है. ठीक है, नाउ दीज आर द बिफोर वी विल गो ऑन द जीएसटी, हम पहले ये देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके फीचर्स क्या हैं. दीज आर फ्यू फीचर्स लाइक टैक्स लाइबिलिटी. द सर्विस प्रोवाइडर और अ सेलर पेज इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये सीधा उस कंज्यूमर पे नहीं लगता, बल्कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन पर लगता है और फिर वो इससे किससे लेते हैं, कंज्यूमर से. पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करता है, सेलर करता है. नेचर इसका कैसा है, इनडायरेक्ट पे है, इनडायरेक्ट है. ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इस तरीके से है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली ग्रोथ ओरिएंटेड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दे आर एनकरेज कंज्यूमर टू सेव एंड इन्वेस्ट. ठीक है, और इससे आप किसी भी तरीके एविड इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब टैक्स की चोरी, इनसे बचा जा सकता है. ठीक है, कोई नहीं कर पाता इसमें इजी वे में. ओके, and these are the same the advantage. So you will own go through with these slides like the I already explained the features of the indirect taxes. So advantage and डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको खुद ही रीड करने हैं. ठीक है, इजी लैंग्वेज में है, आप पढ़ लीजिएगा. कोई क्वेरी हो तो कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. नाउ I'm explaining this that these are the different types of indirect taxes. So see, there are different types of indirect taxes in India. However, after the implementation of GST, all these indirect taxes were bundled into one single tax for the citizen of India. So ये कुछ indirect taxes हैं जो अब सम अप करके किस में डाल दिए गए हैं, जीएसटी में डाल दिए गए हैं. ओके, बट फिर भी आपसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में इंडिविजुअली पूछा जा सकता है. एटलीस्ट डेफिनेशन दे कैन आस्क. सो दीज आर द डेफिनेशंस. कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले, दैट इज सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स किन पर चार्ज होता था, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन पर चार्ज होता था.
और वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको डिपॉजिट कराते हैं। सेम एक्साइज ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स पर व्हेन एनी प्रोडक्ट और गुड्स इज मैन्युफैक्चर बाय अ कंपनी इन इंडिया देन द टैक्स लिवील्ड ऑन दीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। ओके, एक लगता था पहले वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में वैट भी कहते थे, ठीक है। एनी प्रोडक्ट सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर आर मूवेबल, जो भी डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया जाता था उस पर जो सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पे लगता था ये वैट, ठीक है, सेंट्रल पे भी लगता था और स्टेट पे भी लगता था। सेम ऐसे ही कस्टम ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो लिवील्ड ऑन द प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर आप कुछ आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आप कस्टम ड्यूटी लगाओगे। स्टैम्प ड्यूटीज, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन अ स्टेट ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया में ही इमूवेबल प्रॉपर्टीज का लेन देन होता है उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। एंटरटेनमेंट टैक्स आपको पता ही है कि जितनी भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, अम्यूजमेंट पार्क्स है, मूवी शोज हैं, उन पे आप पे करते हो। एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो स्टॉक मार्केट्स में, स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी का लेन देन होता है उस पर ये टैक्स लगता है। बट नाउ दीज टैक्सेस अब समअप करके किस में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं? जीएसटी में समअप कर दिए गए हैं, ठीक है। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहली बात तो क्या है कि जीएसटी ने गुड्स और सर्विस के कॉन्सेप्ट का, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, उसको खत्म कर दिया। अब चाहे गुड्स का आप कर रहे हो या सर्विस का कर रहे हो, दोनों पे ही आपको जीएसटी पे करना है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका जो मेन फीचर है वो क्या है? ये कॉम्प्रेहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब ये क्या होता है? कॉम्प्रेहेंसिव बिकॉज it has summed almost all the indirect taxes except a few state taxes. मतलब so many indirect taxes को अब कप, एक ही कप में आप मान लो कि उसको एक ही कप में सारे indirect taxes को डाल दिया गया है और एक नया नाम दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। बट फ्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि स्टेट लेवल पर इम्पोज किए जाते थे वो इसमें से छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। मल्टी स्टेज, multi-stage means that GST is imposed at every step in the production process, but is meant to be refunded to all parties in the various stages of production other than the final consumer. Means जैसे अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से एंड कंज्यूमर तक जाने में जितने भी प्रोसेस से होगा उन सारे प्रोसेस पर ये जीएसटी इम्पोज किया जाएगा। ओके, बाकी जितने भी लोगों ने इसको पे किया है उनको तो वापस रिफंड कर दिया जाएगा, सिर्फ जो फाइनल कंज्यूमर है उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की क्या डेफिनेशन है कि इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस प्रोवाइडर पे करता है, लेकिन वो उसको चार्ज किस पे करता है? तो कंज्यूमर पे करता है। तो जीएसटी में भी यही है कि जीएसटी भी पे तो सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू ही होगा, लेकिन वो उसको किससे चार्ज करेंगे? कंज्यूमर से करेंगे। बट ये मल्टी स्टेज्ड किस तरीके से है कि मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचने में जितने भी लोगों से वो होके गया है, हर एक बंदे को उस पर टैक्स पे करना है। बाकी सबको वो टैक्स रिफंड हो जाएगा, सिर्फ फाइनल कंज्यूमर पे वो टैक्स चार्ज रहेगा जिसको फाइनली उस टैक्स को पे करना था। एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंजप्शन एंड नॉट पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है? जब आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि कस्टमर से इसको कलेक्ट किया जाता है। ओके, ये इम्पोज्ड कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंट किया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 101st अमेंडमेंट डाला गया था, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूंगी, आप लोगों के लिए बस इतना ही बहुत है। नेक्स्ट, जो जीएसटी है इसमें ऑब्वियसली अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं जो कि 0% से लेके 28% तक वेरी करते हैं। ओके, एज पर द सर्विस प्रोवाइडर, एज पर द प्रोडक्ट और एज पर द सर्विस लगते हैं। ओके, फ्यू जो है लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, इनको अभी इससे
इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, नाउ जो जीएसटी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है टैक्स लेने के पर्पज से, ठीक है। एक होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल लेवल पे, एसजीएसटी यानी स्टेट लेवल पे, एंड आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड। ओके, इफ द सेल्स इज विद इन अ स्टेट और इंट्रा स्टेट, अगर स्टेट के अंदर सेल्स हो रही है तो उस पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। एंड इफ द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज बिटवीन टू स्टेट्स यानी इंटर स्टेट, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है तो उस पर आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी आने के बाद में मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो चुके हैं। कुछ जो स्टेट लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं वो ही रिमेनिंग है। बाकी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्सेस थे अब उनको एक ही में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।